आइए आज हम लोग खिलजी वंश के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं। खिलजी वंश खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? हाँ, आपको पता है, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। फिरोज शाह खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी का पूरा नाम जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था। और खिलजी वंश जो है, पीछे हम लोगों ने चर्चा की थी 1290 से लेकर 1320 तक। 1290 से लेकर 1320 तक कितना हुआ? मात्र 30 वर्षों तक इसने शासन किया। और दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन करने वाले जो वंश थे, जो सबसे कम शासन करने वाला वंश था, वो कौन था? यही खिलजी वंश था। और खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने की थी। और जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी जो है, जिन्हें आप सामान्य तौर पे जलालुद्दीन खिलजी कहते हैं, उसके बाद दूसरे शासक हुए इनके दामाद और भतीजे अलाउद्दीन खिलजी। बहुत नाम सुना होगा, पद्मिनी के प्रकरण में अलाउद्दीन की चर्चा बहुत सुनी होगी आपने, अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद तीसरे शासक थे इनके कुतुबुद्दीन मुबारक। कुतुबुद्दीन मुबारक। और चौथे थे नासिरुद्दीन खुसरो शाह। नासिरुद्दीन खुसरो शाह। ये मैंने संक्षेप में लिख दिया ताकि सनद रहे। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने की थी। उसके बाद दूसरे शासक, 4 लोगों ने शासन किया खिलजी वंश में। और ये याद रखने कीजिए कि सबसे कम समय तक खिलजियों ने शासन किया दिल्ली सल्तनत में। क्लियर? अच्छा, इसके पहले हम एक चीज और ये जान लें कि पीछे जहां हम छोड़े थे, हमने बताया कि बलबन ने अपना उत्तराधिकारी अपने प्रिय बेटे मोहम्मद के बेटे यानी अपने पौत्र कै खुसरो को बनाया था। लेकिन उनके मृत्यु के बाद जो दिल्ली के कोतवाल थे, कोतवालों की बड़ी चलती थी, आज ही नहीं चलती, उस समय भी चलती थी, उनका नाम था फखरुद्दीन मोहम्मद। जो दिल्ली के कोतवाल थे उस समय फखरुद्दीन मोहम्मद, उन्होंने षड्यंत्र रच करके क्या किया कि उन्होंने कै खुसरो को नामजद किया था दिल्ली सल्तनत के सुल्तानी के लिए। उनको मुल्तान का सूबेदार बना के भेज दिया। और जो कैकुबाद इनके दूसरे बेटे थे, जो लखनौती बंगाल में थे, बुगरा खां जो बलबन के दूसरे बेटे थे, उनके बेटे यानी कैकुबाद को उन्होंने जो है कैकुबाद को सुल्तान बना दिया। इसने दिल्ली के कोतवाल जो फखरुद्दीन मोहम्मद थे, उन्होंने जो है कै खुसरो को इन लोगों की कितनी चलती थी उस समय कि उन्होंने जो है, जिन्हें सुल्तान ने अपना उत्तराधिकारी नामजद किया था, उसको उन्होंने मुल्तान की सूबेदारी देकर के रवाना कर दिया और कैकुबाद को जो है दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना दिया। जो आप मानते हैं कि जो बुगरा खां के बेटे थे, जो लखनौती बंगाल संभाल रहे थे। और मात्र 17-18 साल की अवस्था में जो है कैकुबाद को कुर्सी पे बैठाया गया। और यही सोच समझ के बैठाया गया था कि शासन की बागडोर जो है। और फखरुद्दीन साहब के दामाद थे, इनके सलील्ला थे निजामुद्दीन ने इनका बड़ा फायदा उठाया। और अच्छा, ये जो कैकुबाद थे, यहां जगह नहीं है, कैकुबाद को जो है इन्होंने 17-18 साल की अवस्था में सुल्तान बनाया। और हुआ क्या कि जो इनके फखरुद्दीन मोहम्मद के जो दामाद थे निजामुद्दीन, उन्होंने इनको सत्ता पे बैठा करके, अच्छा इनके बारे में जाने कि ये बड़े सीधे साधे सरल व्यक्ति थे। और भाई ऐसा होता है कि बलबन ने अपने पोते पे बड़ी निगरानी रखी थी कि वो कहीं सुरा सुंदरी की लत न लग जाए, तो न तो उनको संगीत में, शराब में या स्त्रियों में इस तरह की कोई रुचि नहीं थी। वो बिल्कुल से टीटॉटलर और बहुत ही अच्छे थे। लेकिन ऐसे लोगों को जब अचानक सत्ता आ जाती है तो निजामुद्दीन ने इसका फायदा उठाया और उनको भोग विलास में इतना रत कर दिया कि वो जितना ही संयमी थे उतना ही उत्पाती हो गए, भोग विलास में रत रहने लगे। और इसका फायदा उठाया निजामुद्दीन ने, उन्होंने सत्ता को अपने हाथ में ले लिया। लेकिन जब ये बात इनके पिता बुगरा खां को पता चली, काफ़ी लोगों ने प्रयास किया कि बाप बेटे की मुलाकात न होने पावे, तो बुगरा खां ने जो है आकर के अपने बेटे कैकुबाद को कहा, देखो ठीक से रहो, ये सब खुराफात मत करो, वही निजामुद्दीनवा बड़ा बेहुदा है, इसको हटाओ यहाँ से, इसको मुल्तान भेज दो। तो बाप की बात मानी इन्होंने, कैकुबाद ने, उन्होंने कहा नहीं हो, इसको मुल्तान से चले जाओ, तुम छोड़ो, हटो।
वो मकर हटने वाला था, इतना मेहनत करके तो उसने इसको असुरा सुंदरी में डुबा करके, भोग विलास में डुबा करके सत्ता अपने हाथ में ली थी। वो छोड़ने वाला, मुल्तान जाने वाला थोड़ी था, मुल्तान नहीं गया। तो क्या किया इन्होंने, कैकुबात ने निजामुद्दीन की जो है जहर देकर के हत्या करा दी। अब ये रास्ता, एक कांटा इनका निकल गया, लेकिन इससे असर क्या पड़ा, चूंकि सत्ता उन्हीं के हाथों में थी तो पूरा दिल्ली सल्तनत अस्त व्यस्त हो गया। इसी समय शासन दो तुर्क सरदारों के हाथ में आता है। आपने सुना होगा इतिहास में मलिक कच्छन का नाम, मलिक सुरखा का नाम। तो मलिक कच्छन और मलिक सुरखा का नाम आता है, और यहीं से जो है, यहीं से आगे जलालुद्दीन का किरदार शुरू होता है। और इस वंश के बारे में जाने कि कैकुबात को फालिज मार दिया, उसके बाद से क्यूमर्स थे, इनके छोटे 3 साल का बेटा था, उसको लोगों ने गद्दे पे बैठाया। और बाद में जलालुद्दीन ने क्यूमर्स की हत्या करके, जलालुद्दीन ने क्यूमर्स की हत्या करके, तो वहां मैंने कैखुसरो पे छोड़ा था। कैखुसरो के बाद कैकुबात बने। कैकुबात के बाद जो है 3 साल का क्यूमर्स था, उसको राजा बनाया गया। बाद में तमाम घटनाओं के तहत, षड्यंत्रों के तहत जलालुद्दीन खिलजी ने जो है इनकी क्यूमर्स की हत्या करके उस वंश का खात्मा किया और खिलजी वंश की स्थापना की। ये बात संक्षेप में हो गई। और जहाँ तक जलालुद्दीन खिलजी की बात है, तो वो एक अफगानी था, अफगानिस्तान के रहने वाला एक तुर्क था। और इनके खानदान के लोग जो है इल्तुतमिश के समय ही भारत आ गए थे, और बलबन के समय जलालुद्दीन को जो है सेना में सम्मिलित किया गया और सेना का उन्होंने प्रारंभ किया। और इनके मंगोल आक्रमण में इनकी सफलता को देख करके, जिस तरीके से उन्होंने सैन्य अभियान किया, इनसे प्रभावित होकर के इनको वहाँ का सैन्य कमांडर बनाया गया। और ख़ास करके उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जहाँ मंगोलों का खतरा था, वहाँ पे उस सीमा पे उनको जो है चीफ कमांडर के रूप में तैनात किया गया। और इनका राजनीतिक उत्कर्ष जलालुद्दीन का कैकुबात के समय में होता है। कैकुबात के समय ये एक समाना सूबेदारी थी, वहाँ के एक सूबेदार थे और सरे जहांदार भी थे। सरे जहांदार का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? सरे जहांदार, सरे जहांदार वही जिससे कि आज जैसे बॉडीगार्ड होते हैं, उसी समय रॉयल बॉडीगार्ड होते थे। शाही अंगरक्षक कहेंगे आप इसको, क्या कहेंगे? शाही अंगरक्षक, रॉयल बॉडीगार्ड। पढ़ते चलिए, जो रॉयल बॉडीगार्ड होगा उसको क्या कहेंगे? सरे जहांदार। पीछे भी चर्चा हुई जब लोग पढ़ रहे थे। तो बाद में सरे जहांदार बने, लेकिन जब निजामुद्दीन, ये इनके थोड़ा राजनीतिक इतिहास के बारे में, जब निजामुद्दीन की मृत्यु हो गई, मृत्यु क्या हुई बताया, जहर देके मारा था। उसके बाद से इनको जो है समाना से बुला लिया गया और कैकुबात ने इन्हें आरजे ममालिक सेना मंत्री को कहते थे, इन्हें आरजे ममालिक बना दिया, नियुक्त किया और इन्हें शाइस्ता खां की टाइटल दी। मतलब इनका वर्चस्व बढ़ा यहाँ आने के बाद। और अब खिलजी कबीले के जो प्रधान नेता थे, वो ही दिल्ली सल्तनत के दरबार में जो गैर तुर्की मुसलमान थे उनका केंद्र बन गए, उनके नेता बन गए। और आगे चल करके क्यूमर्स जो था, 3 साल का बताया था, पीछे चर्चा हुई, उसके ये संरक्षक हो गए। उसके बाद क्यूमर्स की हत्या करके इन्होंने गद्दी प्राप्त की। ये 1290 को एक किला है, किले का नाम किलूगढ़ है, किलोखरी भी कहते हैं, किलूगढ़ या किलोखरी भी कहते हैं, कि किले में इनका राज्याभिषेक हुआ। लेकिन राज्याभिषेक होने के बाद ये दिल्ली नहीं गए। वजह ये थी कि इनको लगता था कि दिल्ली के जो लोग हैं वो इलबारी तुर्कों के शासन के इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि बताया कि खिलजी को तुर्की मुसलमान अपने से हे समझते थे। तो इस नाते उनको लगता था कि उनको वहाँ की जनता स्वीकारी नहीं हो सकता है, कोई विद्रोह हो जाए। तो 1 साल तक वहीं पड़े रहे। 1 साल के बाद दिल्ली के जो कोतवाल थे उन्होंने इन्हें बुलाया, कहा कि आइए दिल्ली, भाई दिल्ली सल्तनत आके अपनी गद्दी संभालिए। तो वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने बड़ी भावनात्मक भरी बातें, बड़ी भावुक बातें कहीं अमीरों के सम्मुख। उन्होंने कहा ऐसा है कि भाई तुम लोग तो जानते ही हो कि मैं एक ऐसे वंश से आया हूँ जहाँ कि मेरा पूर्वज कोई इस तरीके का न कोई राजा था, न मेरे पास कोई राजत्व या कोई इस तरीके से गौरव शानो शौकत की विरासत है। तुमने कहा नहीं, मैं इस गद्दी के योग्य नहीं हूँ, बलबन साहब की मैं सेवा करता रहा हूँ। और आज इस किले में जो कि खान रहते हुए उन्होंने बनवाया था, ये किलोगढ़ किलोखरी किला, ये किला उनके बेटों, उनके संबंधियों की संपत्ति है। इस पे भला मैं कैसे कब्जा कर सकता हूँ, यहाँ कैसे मैं रह सकता हूँ। और उन्होंने बड़ी कृतज्ञता व्यक्त की अपने मालिक बलबन के प्रति। और उनके इस बात से वहाँ के अमीर बड़े प्रभावित हुए।
दिल्ली सल्तनत के तुर्की अमीर थे, ये इनको अफगानी समझ करके घृणा की दृष्टि से देखते थे। खिलजियों को जो है, जो तुर्क थे दिल्ली सल्तनत के, वो इन्हें अफगानी समझ करके, जबकि वस्तुस्थिति ये थी कि ये भी तुर्क ही थे, लेकिन इनके पूर्वज खल्ज क्षेत्र में, अफगानिस्तान के खल्ज क्षेत्र में बहुत पहले से आकर के बस गए थे, और जहाँ आदमी बसेगा वहाँ की परंपरा रीति रिवाज वो अपना ही लेगा। तो इन्होंने अफगानी परंपरा रीति रिवाज भले अपना लिए थे, लेकिन ये विद्वानों का मानना है कि ये भी तुर्की ही थे। और खिल्जी वंश से एक नए युग का प्रारंभ होता है। बलबन ने अपने विरोधी तत्वों को दमन करने के लिए आपने देखा है कि उन्होंने हिंसा का सहारा लिया, किंतु खिलजियों ने यह सिद्ध कर दिया कि राजा बनने के लिए किसी शाही रक्त की आवश्यकता नहीं है। कोई साधारण व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति भी जो कि जनता से बीच का है, वो भी अगर उसके अंदर योग्यता है, उसके अंदर शक्ति है, तो वो सत्ता स्थापित कर सकता है। खिलजियों ने अपने शासन में भारतीयों को भी प्रमुख पद देना, उच्च पद देना प्रारंभ किया। खिलजियों के समय में एक बदलाव ये हुआ कि अब कुलीनता की जगह, आपने सुना नहीं किस तरीके से बलबन कहता है कि मैं नीचे व्यक्ति के कुल के लोगों को देखता हूँ तो मेरा धमनियाँ फड़क जाती हैं, मेरा हाथ तलवार पर चला जाता है। तो बलबन साहब को नीचे कुल के लोगों को देख करके दरबार से जितने भी नीचे कुल के लोग थे सबको बाहर कर दिया गया था। लेकिन खिलजी वंश, इसीलिए खिलजी वंश को प्रोफेसर मोहम्मद हबीब जो है, इसे खिलजी वंश की स्थापना को एक क्रांति का नाम देते। क्रांति था, एक बदलाव था, एक नया युग का प्रारंभ होता है, एक नया अध्याय प्रारंभ होता है, एक नई व्यवस्था प्रारंभ होती है, एक भिन्न व्यवस्था प्रारंभ होती है खिलजी राज्य व्यवस्था में। यहाँ तक भी कि धर्म को राजनीति से पृथक, खास करके अलाउद्दीन के समय में धर्म से राजनीति को पृथक करने का भी प्रयास किया गया। कुलीनता की जगह जो है प्रतिभा को स्थान दिया गया, भारतीयों को जो है उच्च पदों पर नियुक्त करना प्रारंभ किया गया। इन सारी चीज़ें को जो था ये पूर्ववर्ती व्यवस्था से बिल्कुल भिन्न था। खास करके बलबन का समय आपने देखा, उससे ये बिल्कुल विपरीत था, बिल्कुल अलग था। यही देख करके इतिहासकारों ने जैसे चर्चा की कि प्रोफेसर मोहम्मद हबीब कहते हैं कि खिलजी वंश की स्थापना एक क्रांति थी। इसलिए आपने सुना होगा कि खिलजी वंश को, खिलजी स्थापना को खिलजी क्रांति भी कहा जाता है। और अब हम थोड़ा सा पढ़ लें कि प्रमुख सैन्य आक्रमणों के बारे में जलालुद्दीन के। जलालुद्दीन ने विजय की आकांक्षा से 2 अभियान चलाए, एक रणथंभौर का और दूसरा मंडौर का। जलालुद्दीन ने अपने विजय की इच्छा से, जिसमें उनकी विक्ट्री की अभिलाषा थी, 2 आक्रमण किए, एक रणथंभौर का, एक मंडौर का। मंडौर का आक्रमण उन्होंने 1292 में मंडौर को विजय करके अपने दिल्ली में मिला लिया, और रणथंभौर के आक्रमण को 1290 में, उस समय यहाँ का राजा हमीरदेव था। हमीरदेव बड़ा प्रतापी राजा था, और तत्कालीन हमीरदेव जो है चौहान वंश के बड़े शक्तिशाली, बड़े मजबूत राजपूत शासक थे, और वो अपने राज्य का विस्तार करने के लिए लालायित थे। ऐसी स्थिति में जलालुद्दीन को लगा कि हो न हो कभी यहाँ तक आ जाएं। अच्छा, रणथंभौर का किला बड़ा ही सामरिक दृष्टि से अरावली की पहाड़ियों से चारों तरफ से घिरा हुआ, सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण किला है, और ऐतिहासिक किला तो है ही है। इसकी स्थिति आप जानते हैं कि सवाई माधोपुर राजस्थान में है। कहाँ है? हाँ, सवाई माधोपुर राजस्थान में रणथंभौर का किला है। कहाँ? सवाई माधोपुर जिले में, राजस्थान में। तो यहाँ पे उन्होंने आक्रमण करने की योजना बनाई कि हम हमीरदेव के प्रताप को देखते हुए, हमीरदेव के विजय अभियान कहीं ऐसा न हो दिल्ली तक आ जाए, सेना वेना लेकर के चले। रास्ते में गए, वहाँ झाइन का किला मिला, उसको जीते। जीतने के बाद कुछ मंदिर की लूटपाट की, रणथंभौर पहुँचे। रणथंभौर पहुँचने ही भाई साहब जलालुद्दीन की हवा टाइट हो गई। उन्होंने देखा ये किला, ये दृढ़, ये इतना ही सुदृढ़ दुर्ग था, उनकी हवा खराब हो गई। उन्होंने सोचा कि यहाँ दाल नहीं गलेगी, यहाँ जीतना मुश्किल है, और उन्होंने उसको जीतने का इरादा छोड़ दिया रणथंभौर को। और उन्होंने वहाँ क्या कहा कि एक मुसलमान का जो एक बाल है, एक मुसलमान के एक बाल पे हम ऐसा 10-10 किला न्यौछावर कर सकते हैं, आओ चलो दिल्ली चलते हैं वापस। और 1291 में लौट करके फिर दिल्ली आ गए। और वैसे भी आपने सुना होगा इनका एक स्टेटमेंट, उन्होंने कहा मैं 70 साल की अवस्था में राजा बना हूँ, वृद्धावस्था में, और 70 साल का सुल्तान क्या चाहेगा कि एक भी मुसलमान का वध हो। उसके तो मैं कतई नहीं चाहूँगा कि मैं बूढ़ा मुसलमान हूँ और एक भी मुसलमान मेरे
समय में उसकी मृत्यु हो। तो इतने सहिष्णु थे तो फिर लड़ाई कहाँ से होगी? लड़ाई तो बड़ी ही जान माल को खतरे में डालने वाली चीज़ है। और उन्होंने कहा कि एक मुसलमान के एक बाल पे ऐसा 10-10 किला न्यौछावर कर सकते हैं, तो ये आसान विजय नहीं थी। वहाँ से लौट के आए और आगे अगर इनके अभियानों की बात करें तो इनके भतीजे जो अलाउद्दीन थे वो बड़े महत्वाकांक्षी थे और वो चाहते थे अब सुल्तान बनना। इनको हटा करके, बूढ़े थे ही और कमज़ोर थे, आप देख ही रहे हैं। आगे इनके दामाद भी हो गए, तो इन्होंने जो है क्या किया, सोचा कि भाई इनको हटाया जाए, लेकिन हटाने के लिए पैसे की ज़रूरत थी। तो मलिक छज्जू इनको भड़काए। मलिक छज्जू ने कहा ऐसा कि जब तक पैसा नहीं रहेगा तब तक तुम तख्ता उख्ता नहीं पलट पाओगे भाई साहब, पहले प्रयास करो कि पहले पैसा इकट्ठा करो। इनके दिमाग में आया कि दो अभियान, एक तो भिलसा को जीता जाए और दूसरा जो है, उस समय उन्होंने बड़ा चर्चा सुना था कि दक्षिण में देवगिरी राज है, बहुत शक्तिशाली है, बड़ा पैसा उसके पास है, चलो वहाँ से लूट के ले आया जाए, तो वहाँ से माल आएगा तो पैसे से तख्ता पलट होगा, चाचा को उल्टा जाएगा, या चाचा या पापा जो भी कहिए उनको उल्टा जाएगा। तो फिर भिलसा का अभियान और एक और महत्वपूर्ण अभियान जो अलाउद्दीन ने किया, हाँ, देवगिरी का अभियान। तो भिलसा पे तो ये गए और भिलसा पे जा करके इनको विजय मिल गई। भिलसा जीते, भिलसा से काफ़ी पैसा वैसा लेकर के आए। तो यहाँ जो है भिलसा अभियान से जब पैसा मिला तो पैसे से इनको लगा गया, तो पैसा में और सत्ता दोनों के लिए इनका मन में और लालसा पैदा हुई। पैसा ऐसी चीज़ है ही है। तो इनको समझ में आया कि अब देवगिरी चलते हैं। तो इन्होंने, अच्छा, भिलसा जब ये मालवाल लूट करके लाए, वहाँ कब्जा किए, तो वहाँ से आने के बाद एक हिस्सा इन्होंने अपने चच्चा को भेजा है। तो चच्चा ने कहा कि भाई तुम माणिकपुर के सूबेदार तो थे ही, अब तुम अवध के भी सूबेदार रहोगे। देखे ना, ये हुई कोई बात। चाचा को जब लूट का एक हिस्सा मिला तो चाचा ने कहा अब तुम माणिकपुर देख रहे थे सूबेदारी, अब अवध के सूबेदार भी तुम रहो, हो गया प्रमोशन। तो लेकिन यहाँ से पैसा मिलने के बाद इनकी इच्छा शांत नहीं हुई, अभी सोचे और पैसा लिया जाए। तो ये देवगिरी पे इन्होंने, दक्षिण भारत में उस समय देवगिरी बड़ा मजबूत राज्य था, उसकी बड़ी चर्चा थी। और ये मलिक छज्जू साहब इनको चढ़ाए। और मलिक छज्जू कौन थे? जैसे ये जलालुद्दीन के भतीजे थे, ऐसे ही मलिक छज्जू साहब बलबन के भतीजे थे। मलिक छज्जू कौन थे? हाँ, बलबन के भतीजे थे। बार बार छज्जू कह रहा हूँ, आप सोचेंगे मलिक छज्जू कह रहा, नहीं, समझ में नहीं आ रहा। मलिक छज्जू बलबन के भतीजे थे। और 1296 में जो है इन्होंने बहाना बनाया, अपने चाचा से कहा चाचा हम चंदेरी आक्रमण को करने जा रहे हैं। कहा चंदेरी। चाचा से कहा कि चाचा हम चंदेरी अभियान पे जा रहे हैं। जा रहे थे देवगिरी, उनसे झूठ बोले। देवगिरी अभियान की चर्चा नहीं होती, ज़्यादा माल मिले उसे, कहाँ वहाँ जा रहे हो। इन्होंने कहा नहीं, हम जा रहे हैं चंदेरी अभियान पे चाचा, और हम लौटेंगे चंदेरी अभियान विजय करके। लेकिन निकल गए देवगिरी। 8000 बढ़िया शानदार टनाटन कैवलरी लेकर के, घुड़सवार लेकर के 8000 निकल गए। कहाँ निकल गए? ये देवगिरी विजय अभियान को। देवगिरी पे आक्रमण जो था वो मुसलमानों का दक्षिण भारत पे प्रथम आक्रमण था। और ये दक्षिण भारत पे प्रथम आक्रमण जो है अलाउद्दीन के समय में, अलाउद्दीन के द्वारा जलालुद्दीन के समय में किया गया। उस समय जो है देवगिरी का राजा और कृषि काफ़ी उन्नत अवस्था में था। और बाद में उन्होंने अपने साहस से, अपने योग्य सूझबूझ से, अपनी योग्यता से उन्होंने मालव और मैसूर को भी जीत लिया। देवगिरी के राजा रामचंद्र ने मालव और मैसूर को भी जीत के अपनी सीमा का विस्तार कर लिया और बड़ा संपन्न राजा था। उसके वैभव के किस्से दक्षिण भारत के काफ़ी प्रसिद्ध थे। उन्हीं को सुन करके धन की लालसा से, यहाँ ध्यान देने की बात है कि जो ये आक्रमण था जलालुद्दीन के समय में अलाउद्दीन के द्वारा किया गया था, ये किसी साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा से न करके अपितु ये धन लालसा की दृष्टि से किया गया था। और अलाउद्दीन ने क्या किया कि बड़ी चतुराई से एक अफवाह फैला दी कि वो अपने चाचा से नाराज है और सोचता है कि तेलंगाना में जा करके छोटी मोटी नौकरी करके गुजर बसर करेगा और उसका कोई विरोध न हो। वो अपने सैनिकों को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था। एक जगह दर्रे के आसपास प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, तो वहाँ उसने परास्त करके आगे बढ़ा। और अफवाह यूँ थी कि वो अपने चाचा से नाराज़ है अलाउद्दीन, और वो चाहता है कि तेलंगाना में कोई नौकरी करे रह जाए, या नाराज़ होकर यहाँ आ रहा है, कोई युद्ध के चलते नहीं आ रहा है। लेकिन देवगिरी के पहुँचते ही जो है उसने अचानक
हमला कर दिया और राजा रामचंद्र देव तैयार नहीं थे और बाद में उन्होंने अपना किला अंदर से बंद करा लिया और युद्ध के आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहे, लेकिन नाकाम हुए, क्योंकि सिर्फ किला बंद करने से कुछ नहीं होने वाला था। जब तक कि लड़ाई के लिए सैनिकों के लिए रसद खाने का सामान नहीं होता, वो सब बाहर ही रह गया था। अंत में हार करके, इसी बीच में अलाउद्दीन ने एक और खुराफात किया। उसने कहा कि जो हम आए, हम लोग आ रहे हैं, हमारे पीछे दिल्ली से 20,000 लोग और चले हैं। 20,000 सैनिक जो है, 20,000 सैनिक अभी पीछे पीछे और आ रहे हैं, आई मत समझो। तो 20,000 सैनिक अभी और आ रहे हैं, ये तो उसका एक अगला हिस्सा था। हम लोग यहाँ आ गए हैं, उसी का एक हिस्सा भी, पूरी सैनिक पीछे पड़े हुए हैं। राजा रामचंद्र देव ने बिना विलंब किए संधि कर ली और संधि में ये हुआ कि काफ़ी लूट माल, काफ़ी सामान ये हुआ कि को दिया जाएगा और उसके लिए वो तैयार हो गए, लूटने के लिए आए थे। लेकिन इसी बीच में एक घटना और घटी। इनका बेटा शंकरदेव एक दूसरी जगह युद्ध अभियान पे गया था, लौट करके आया, देखा कर रही तो इसी स्थित हो गई। तो शंकरदेव ने, रामचंद्र देव के बेटे ने अलाउद्दीन से युद्ध करने की ठान ली। और यहाँ अलाउद्दीन ने क्या किया, 1,000 घुड़सवारों को जो है, क्या नाम था उनका, नसरत जलसरी के नेतृत्व में किले की देखभाल छोड़ करके शंकरदेव से भिड़ने पहुंच गए। और शंकरदेव इतने बहादुरी से लड़े कि बिल्कुल जब अलाउद्दीन पराजित होने वाला ही था, उसी समय ये जो क्या कहते हैं कि नसरत जलसरी की जो सेना थी वो दिखाई दे गई उनको। अब उन्हें लगा कि ये वही 20,000 सैनिक का हिस्सा है जिसकी अफवाह अलाउद्दीन ने फैलाई थी कि दिल्ली से आ रहे हैं, और उनका वहीं पे हौसला टूट गया और हार गए। और इस दूसरी हार के बाद संधि, जाहिर सी बात है, और कठोर कर दी गई दूसरी संधि के बाद। और ये कहा गया कि अब एक जो वार्षिक आय का एक हिस्सा हमेशा जो है अलाउद्दीन को देना होगा। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि राजा रामचंद्र देव ने अपनी बेटी का विवाह अलाउद्दीन से किया, और कुछ ऐसा नहीं भी मानते, सच्चाई जो भी हो। और इस तरह से जो है संधि हुई। और कहा जाता है कि दिल्ली की विजय का जो मार्ग था वो देवगिरी से प्रशस्त हुआ। देवगिरी से जो स्वर्ण धन संपदा मिली, उसी से जो है दिल्ली की सत्ता हथियाने में अलाउद्दीन को मदद मिली। यहाँ इस बात को आगे बढ़ाते हैं कि जब काड़ा मानिकपुर वहाँ से विजय होकर के काड़ा मानिकपुर की तरफ जा रहा था, तो उस समय इनके चाचा जलालुद्दीन जो है ग्वालियर में थे। ग्वालियर से दिल्ली की तरफ जा रहे थे। तो इनके अहमद चप ने कहा, जो है, क्या नाम था उनका, अहमद चप ने कहा कि ऐसा है कि इसकी नीयत ठीक नहीं लग रही, इसको जो है चंदेरी में ही रोक दिया जाए। उन्हें लग गया था कि ये अलाउद्दीन महत्वाकांक्षा रखते हैं और दिल्ली सल्तनत की सत्ता सुबगाहट हो ही जाती है, पता चली जाता है। तो उनका ये मानना था कि इनको रोका जाए और चंदेरी में रोक करके इनको पराजित किया जाए। लेकिन जलालुद्दीन पता है बहुत ही विनम्र इस तरह के व्यक्ति थे, दयालु और विनम्र थे। तो वहाँ से कहे नहीं, छोड़, चले गए, चलते हैं दिल्ली से चले गए। बाद में जो है क्या कहते हैं कि आगे जो है, अब ये तो लग ही रहा था, उनको ये खबर मिल चुकी थी कि देवगिरी से बड़ा सामान लूट करके काफ़ी धन दौलत और स्वर्ण लेकर के अलाउद्दीन आए हैं। बिना बताए पता चला कि गुप्त अभियान था इनका। ये तो सम्राट थे चाचा जलालुद्दीन, उनका नाराज होना स्वाभाविक था कि आदमी बताओ चला गया वहाँ से इतना सामान लेकर, बिना बताए गया और लेके आया, मिला भी नहीं। अच्छा, इस स्थिति को अलाउद्दीन भी समझ रहे थे। तो उन्होंने बाद में उनके भाई जो उनके दरबार में थे, उनका नाम क्या था, उलूग खां, अलमास बेग जिनको कहते हैं, अलमास बेग जो थे, अलमास बेग, उलूग खां भाई उनको उन्होंने चिट्ठी लिखी। उन्होंने लिखा और लिख करके कहा कि जलालुद्दीन से माफ़ी मांगते हैं, चाचा गलती हो गई, हम बताए नहीं, ये नहीं किए, जितना भी सामान वहाँ से लाए हैं, स्वर्ण मुद्रा धन दौलत, सब हम आपके चरणों में समर्पित कर देना चाहते हैं। लेकिन एक शर्त है कि आप काड़ा मानिकपुर आओ, और अगर वो काड़ा मानिकपुर नहीं आएंगे, चाचा से कहा, तो वो आत्महत्या कर लेगा या बंगाल, क्या कहते हैं कि लखनऊ भाग जाएगा। उसने अपने चाचा से कहा कि आओ, क्षमा करो, गलती हो गई, काड़ा मानिकपुर आओ, नहीं तो हम आत्महत्या कर लेंगे। भावुकता बस उसने जो है भावनाओं के साथ अपने चाचा के खेलना शुरू किया। उसको शायद ये पता था कि उसका चाचा बहुत ही विनम्र, उदार और दयालु स्वभाव का है, ऐसा कहने से वो द्रवित हो जाएगा। हुआ भी यही। उसने कहा कि आइए काड़ा मानिकपुर, आप हमसे मिलिए, वहाँ नहीं आएंगे, हमें क्षमा करिए, लूट माल का जितना भी सामान हम पाए हैं सब आपको दे देंगे,
और हम क्षमा मांगते हैं कि हम बिना बताए सेना लेकर के वहाँ आक्रमण करने गए। जलालुद्दीन ने इस भावुकता भरे अलाउद्दीन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और वो तैयार हो गया। उसने निर्णय किया कि वो जल मार्ग से मानिकपुर जाएगा और साथ ही सेना जो है अहमद शब के नेतृत्व में स्थल मार्ग से मानिकपुर पहुंची। वहाँ मानिकपुर जाने के बाद ये जो क्या नाम है इनके अलमास बेग थे, अलमास बेग उल्लूक खां, अलमास बेग ने निवेदन किया कैसा है कि आप अकेले जाएं, वो बहुत डरा हुआ है। उसको लग रहा है चाचा हमको सजा देंगे, बिना बताए हम गए, इतना बड़ा आक्रमण करके लाए और इतना ज़्यादा साजो, इतना ज़्यादा माल, लूट माल का सामान लाए, इतनी धन दौलत लाए और उनके चरणों में निवेदन नहीं किए तो नाराज़ हैं, तो इसलिए बहुत डर रहा है। आप एक काम करिए कि आप बिल्कुल सब अस्त्र शस्त्र छोड़ करके जाइए। तो मान गए, कुछ सरदारों के साथ जो है अंत में कहा नहीं भैया, जो समाज ये सब जो अपना रखे हुए हैं तलवार सब देख करके डर जाएगा, ये सब आप रख करके तब जाइए मिलिए। जलालुद्दीन इसको भी मान गए, उदार थे ही, और सारा अपना कुछ सरदारों के साथ पहुँचे मिलने के लिए। जब पहुँचे अलाउद्दीन आया, उनके पैर पे गिर पड़ा, कहा चाचा गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, ये सब हम क्या कर डाले, हमको पता नहीं था। जलालुद्दीन ने उठा करके अपने भतीजे अलाउद्दीन को गले लगा लिया, हाथ पकड़ लिया, कहा छोड़ो जा लो, हाथ पकड़ के नाव की तरफ चलने लगे। इसी बीच में उसने अपने एक साथी मोहम्मद सलीम को इशारा किया और उसने अटैक कर दिया चचा जलालुद्दीन के ऊपर। जलालुद्दीन घायल हुए और भागते उन्होंने करे धोखेबाज जलालुद्दीन तूने ये क्या किया, क्या कहते उनके मुंह से निकला जलालुद्दीन के, अरे धोखेबाज जलालुद्दीन तूने ये क्या किया। और इसी बीच में मत चूको चौहान, उसने अपने दूसरे सहयोगी जिसका नाम क्या था इख्तियारुद्दीन सूद से कहा कि अटैक करो। उसी के बाद इख्तियारुद्दीन सूद ने जो है, किसने, इख्तियारुद्दीन सूद ने, उसने जो है जलालुद्दीन का धड़ जो है सिर से अलग कर दिया और यहीं पे जलालुद्दीन की कथा खत्म हो गई। और 1296 में वो खुद सुल्तान बनता है और सुल्तान बनने के बाद उसने जो चचा की कटी हुई गर्दन थी, या ससुर की कहिए, चचा भी थे ससुर भी थे, लेकर के कड़ा मानिकपुर अवध में लेकर के घुमाया, इतना दहशत फैला दिया कि भाई साहब देख लो इतने क्रूर आदमी हम हैं। तो ऐसे उदार विनम्र दयालु व्यक्ति का जो भतीजा निकला वो इतना निर्दयी निकला, वो अपने चाचा का ही नहीं हुआ। तो कुर्सियों की यही कहानी है। और अगर देखा जाए तो इतिहासकार ये मानते हैं, आप देखेंगे कि उसके अंदर शाही सत्ता चलाने के लिए अयोग्य था, शाही पद के अयोग्य था, क्योंकि जिस समय की बात हो रही है उस समय सत्ता तलवार के आधार पर चलती थी। कोई उस समय भगवान बुद्ध का शासन नहीं था। तो ऐसे समय में जबकि स्वयं उसने तलवार के बल पे ही सत्ता पाई थी, तो जाहिर सी बात है कि वो तलवार के बल पे ही उस सत्ता को सुरक्षित रह सकता था। उसकी जो उदारता थी, उसकी जो अपने विरोधियों को साथ लेके चल, वो पहला ऐसा सुल्तान था जिसने अपने विरोधियों को भी जो है उनका भी ध्यान रखा, प्रथम सुल्तान था इस तरह का वो। तो इन सारी चीज़ों के चलते, अपनी उदारता विनम्रता के चलते इतिहासकार मानते हैं कि उसका पतन हुआ। उस समय ऐसा नहीं था, वो रक्तपात नहीं पसंद करता था। पीछे रणथंभौर वाले प्रकरण में बताया कि उसने कहा कि एक मुसलमान का एक बाल के लिए ऐसे 10-10 किला न्यौछावर है। मैं 70 साल का बूढ़ा मुसलमानों के लिए नरसंहार के लिए थोड़ी पैदा हुआ हूँ, थोड़ी सुल्तान बना हूँ। तो ये सारी उदारता, ये सारी दयालुता, ये उसके शासक के रूप में आत्मघाती सिद्ध हुई और इस तरीके से जलालुद्दीन का पतन हो गया और अलाउद्दीन जो है 1296 में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बनते हैं। जय हिंद।